Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is episode number 10 on important MCQs and previous year question series. इससे पहले 9 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखें तो देख लेना। इन सभी एपिसोड के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन हायर एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 10। एंड गाइज, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हमने इंपॉर्टेंट MCQs इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी उसमें एपिसोड नंबर 1, 2 यूनिट वाइज हमने ऑलमोस्ट हर यूनिट को कवर किया है। दिस इज लास्ट क्लास ऑफ दिस एपिसोड। आज एपिसोड नंबर 10 है जिसमें हम 10th वाली जो यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो आप इस सीरीज को भी गो थ्रू कर लेना। करंट अफेयर्स की सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एंड दिस इज अबाउट मी। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SGIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माई सम स्मॉल अचीवमेंट्स। एंड गाइस, इससे पहले आगे बढ़े, आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन सभी क्लासेस के लिंक मिलते रहते हैं कि कौन सी क्लास कब आ रही है, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहते हैं आपको मिलते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से तुम्हारा ग्रुप आ जाएगा। और अदरवाइज इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा। और जो चीजें मैं आपको यहाँ पर वीडियोस के थ्रू नहीं बता पाता हूँ, अपडेट नहीं दे पाता हूँ, मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू दे देता हूँ। सो मेक श्योर कि आप लोग इन जगह पे फॉलो कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है और सोचना है अपने मन में कि क्या इसका आंसर हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन रीड करेंगे सभी लोग। ओके, सो गाइस आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन था द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड। क्या मतलब है, क्या बोला जा रहा है कि भाई किस आधार पर, जिन आधारों पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव संवैधानिक रूप से निषिद्ध है। क्या मतलब होता है इसका कि आपके संविधान ने किस बेस पर एडमिशन आप नहीं लेंगे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मना किया हुआ है। मतलब इस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो किस चीज़ पे भेदभाव नहीं कर सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि मुस्लिम लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, हिंदू को एडमिशन नहीं मिलेगा, या हिंदू को मिल जाएगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता। धर्म के बेस पे मिलता है एडमिशन, है ना। तो यहाँ पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इस बेस पे। सेक्स के बेस पे होता है क्या? मतलब अगर आप फीमेल हो या फिर आप मेल हो तो ऐसा होता है कि आप लड़के हो तो एडमिशन हो जाएगा, लड़की हो तो एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं होता। जन्म स्थान जो है आपका, उसके बेस पर भी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जाता। मतलब कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में पैदा हुए हैं तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने आओगे तो मना कर देंगे कि आप जो आपका जन्म स्थान है आप वहीं पे एडमिशन लीजिए, आप कहीं और पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं है, जन्म स्थान कहीं और हो, पढ़ाई कहीं और कर सकते हैं, तो इसके बेस पे भी मना नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नेशनैलिटी, मतलब राष्ट्रीयता। तो नेशनैलिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे इंडिया में अगर आप इंडियन हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि आपको प्रेफर करेंगे, मतलब सिर्फ प्रेफरेंस ही नहीं बल्कि कई बार तो मना ही कर देते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ तो साफ साफ मना होता है कि इंडियन हो तभी अप्लाई करना है, इंडियन नहीं हो तो अप्लाई ना करें। ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कुछ ऐसे हैं इंडिया में, जो कि अगर आप इंडिया के हो तो आपको वहाँ पर अलाउ होगा एडमिशन लेना। अगर आप बाहर से आए हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से आए हो, तो साफ साफ मना कर देंगे कि आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होता। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। अब आज के टाइम पर तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो अब तो हर जगह चीज़ें अलाउ कर दी गई हैं, कोई भी कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकता है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनैलिटी की बेस पर डिस्क्रिमिनेट करने को बोला गया था कि कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन वाले स्टूडेंट्स को हम जल्दी से एडमिशन फटाफट से दे देंगे। सो ए और बी सी के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो ABC इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, जहां पर आपको काफी सारे गिवन होते हैं, काफी सारी चीजें गिवन होती है, उसके बाद आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, 86 अमेंडमेंट इसमें हुआ था। 86 2002 की बात है। इंसर्टेड इन आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल को आप लोग याद रखें। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो गाइज
फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी एज ए फंडामेंटल राइट। तो इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे गाइस कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कब दिया गया। तो फंडामेंटल राइट दिया गया 2002 में दिया गया था। ये 86th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 जो है इसके अंदर डाला गया था, 21A। तो जहां पर 21 होता है दिस इज द ओरिजिनल आर्टिकल, और अगर कहीं उसके पीछे ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, इसका मतलब अमेंडमेंट करके बाद में इसको डाला गया है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप पहचान लगा सकते हो कि अगर सिर्फ 21 लिखा हो तो इसका मतलब ओरिजिनल आर्टिकल था जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, और 21A लिख दिया इसका मतलब इसको अमेंडमेंट करके डाला गया था। तो यहाँ पर 6 साल से लेकर के 6 ईयर्स से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का जो पढ़ाई है वो कंप्लीटली एज ए फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भाई आपका अधिकार है कि आपको फ्री में एजुकेशन दी जाए, सच अ मैनर एज द स्टेट मे बी बाय लॉ डिटरमाइन। तो संविधान जो है 2002 में भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान का अनुच्छेद 21A के तहत इसको दिया गया है। ठीक है, तो गाइस इस चीज को याद कर लें आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये आपके एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है गाइस, इसमें आपका अगर हम देखें तो जो हमारे फीचर्स हैं राइट टू एजुकेशन 2009 के, वैसे मैंने आपको क्लास में तो नहीं करवाया था इसको, तो मैंने सोचा कि इसको आपको इस MCQs में डाल करके एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्या, कब बना था। तो राइट टू एजुकेशन जो है RTE ये 2009 में बनाया गया था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी 6 से 14 साल के बच्चों के ग्रुप के बारे में। नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर गाइस आप घबराए नहीं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी डाला हुआ है यहाँ पर कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 2009 में डाला अधिनियम आया था ये, और 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा और निष्कासित नहीं किया जाएगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। इसके अलावा गाइस, इफ अ चाइल्ड अबव 6 years of age has not been admitted in any school or could not be complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her age। इसमें यह भी बोला गया था इस एक्ट के अंदर कि भाई अगर कोई बच्चा 6 साल से बड़ा हो चुका है और वो अभी तक स्कूल में एडमिशन उसको नहीं हो पाया उसका, तो वो अपने एलिमेंट्री उसने अभी तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, ना ही अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करी, बट उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जा सकता है अगर उस चीज के लिए वो एबल है, लायक है तो। However, if a case may be where a child is directly admitted in the class appropriate to his or her age, then in order to be at par with others, he or she shall have a right to receive special training within such time limits as may be prescribed, provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till the completion of elementary education even after 14 years। तो 14 साल के बाद तक, याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हो गए सपोज करो 13 साल के, ठीक है, और अभी आपका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ, तो आप 13 साल के हो चुके हो, तो अब आपको पहली क्लास में तो आपका एडमिशन करवाएंगे नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा तीसरी चौथी क्लास में तो करवा ही देंगे। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 3rd क्लास में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप 13 साल के थे, अगले साल आप 14 साल के हो जाओगे, और यहाँ पर बोला गया था कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी बच्चे को। तो जब तक आप 14 साल के हो जाओगे तो यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। फिर जब तक आप एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेते, मतलब 1st to 5th क्लास कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप यहाँ पर फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तब यहाँ पर 14 साल वाला जो है कमिटमेंट जारी नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर क्योंकि 13 साल के तो आप ऑलरेडी हो चुके हो तीसरी क्लास में, फिर 14 साल के हो जाओगे आप, जैसे आप तीसरी क्लास पास करोगे फिर 15 साल के हो जाओगे जब आप चौथी क्लास में आओगे, इस तरीके से क्रॉस कर जाओगे 15 साल 14 साल वाली जो एज लिमिट है आपकी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर एजुकेशन अवेल कर सकते हैं जो भी इंडिया का एक स्टूडेंट है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, बस इतना याद कर लो कि भाई इस कब पास किया गया एक्ट, कितने एज ग्रुप की बात की गई है, और यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो किस एज लिमिट तक को बोला गया है। इसके बाद बोला गया अ चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। तो अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने पास किया। कॉल नीड टू बी टेकन फॉर फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब गाइज इसमें ना एक फिक्स टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात की गई थी, तो ये क्या है गाइज मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात। इसकी बात की गई थी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 में।
इन इट शेड्यूल लेज डाउन पपिल टीचर रेशियो फॉर बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। अब याद रखना प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है। प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर का होना कंपलसरी है, मतलब एक टीचर केवल 30 बच्चों को ही पढ़ाएगा। इससे ज़्यादा बच्चे तो दूसरे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी फिर। और अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 35 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ाएगा। इससे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर सेकंड टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइज इसको आप लोग याद कर लेंगे। रेशियो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा जा सकता है कि भाई जो आपका कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बना था 2009 में, इसमें टीचर एजुकेशन रेशियो कितना है। तो दो रेशियो है, 30:1 है और 35:1 है। अब ये भी आप लोग याद रखें, जो 30:1 है वो है प्राइमरी लेवल का रेशियो, और अगर इसकी बात करें 35:1 वाली तो ये है अपर प्राइमरी लेवल की। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 का रेशियो है और प्राथमिक स्तर पर 30:1 का रेशियो है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि भाई टीचर एजुकेशन रेशियो क्या है, ये टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। ओके सो गाइज अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें था आपका 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज इन एडमिशन टू क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल टू बी डन। तो गाइज आप इस चीज को भी याद कर लें, इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इंडिया में, इसमें क्लास फर्स्ट में कितने परसेंट जो एडमिशन है वो प्राइवेट डिसएडवांटेज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जो आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं, उनको दिया गया है। तो 25% गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल में क्लास फर्स्ट में 25% जो सीट्स रहेंगी वो आप ऑफर करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ताकि जो एडमिशन है उसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनको भी पूरा मौका मिल सके। और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए 25% आरक्षण किया गया है प्राइवेट स्कूल में। तो आप इस रेशियो को इस परसेंटेज को याद कर लें कि 25% जो है ये बोला गया है। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये बात इसमें बोली गई थी कि भाई इंप्रूवमेंट करनी है हमें क्वालिटी में। स्कूल टीचर्स विल नीड एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्री विद 5 years और एल्स विल लूज जॉब। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं दे मस्ट बी बीएड, ताकि अब उनको पता चले, जैसे 3 साल का आपका होता था ग्रेजुएशन, 2 साल की होती थी बीएड, तो 5 साल हो जाते थे। तो ये बात की जा रही है कि 5 साल के आपके पास होनी जरूरी है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी इसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि बीएड 1 साल का हो जाएगा, तो जल्दी ही लागू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी फ्यूचर में आप देख लेना, फ्यूचर में जल्दी से फटाफट से लागू हो जाएगा। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन एवरी 3 year एल्स रिकॉग्निशन विल बी कैंसिल्ड। तो जो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई कि भाई वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज 3 साल में ही उस स्कूल का कैंसिल कर देंगे रिकॉग्निशन। फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी बोला गया कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल बर्डन आएगा इस चीज़ में, वो जिस स्टेट में चल रहा है, पढ़ाई चल रही है बच्चों की, वो और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके इसका बोझ उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से फटाफट से पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर आपको सोचना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। गाइज आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर आपको ABCD करके गिवन होते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन गिवन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए आंसर क्या होना चाहिए, आप इसको सोचिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो यहाँ पर गाइज क्या बोला जा रहा है, हिंदी में एक बार समझा देता हूँ मैं बच्चों को जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। दैट इज राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याय परिषद द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन से मूल मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। तो नाक के बारे में बताना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था आपको जब मैंने कराया था, आई थिंक 2-3 क्लास पहले की बात है। सो कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स, inculcating a value system among students and teachers and promoting the optimum utilization of the infrastructure। तो गाइज इसमें आपको बताना है कि भाई क्या क्या जो है नाक इस बारे में इंस्टीट्यूशन को कोर वैल्यूज के लिए बोलता है, प्रमोट करने के लिए बात करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट बोला जाता है, प्रमोट किया जाता है इस चीज़ को। फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये भी जरूरी है, ये भी प्रमोट करने के लिए बोला जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें ग्लोबल लेवल का एक कॉम्पिटेंसीज आ सके, मतलब इंडिया से बच्चा कोई पढ़ के जाएगा US में तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पे उसको इजीली जॉब मिल जाए। तो ग्लोबल लेवल का
जो है स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटीज आनी चाहिए, इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो वैल्यू सिस्टम की बात भी की गई है। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात नहीं की गई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको उसको कैसे यूज करना है, कैसे करेंगे आप वो खुद देखें, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 3 है ना ABC, इसके बारे में बोला गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेस एंड एक्रीडेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। अब गाइस ये चीज याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि NAAC जो है वो कैसी बॉडी है, ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो NAAC इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि भाई ये अलग ही, सबसे अलग है, इसका किसी के ऊपर, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, मतलब इसके खुद के डिसीजंस हो सकते हैं। तो फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। तो ये UGC ही इसको फंड करता है, वैसे जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है सब UGC फंड करता है और बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको बनाया गया था एक्रीडेशन के लिए, ठीक है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द UGC इन सितंबर 1994 एट बैंगलोर फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। तो क्या बोला जा रहा है कि जो इसकी स्थापना जो है UGC ने 1994 में की थी, इस डेट को याद कर लें आप लोग, और देश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब गाइज इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बन चुका है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स ये दो ऐसी चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन बार बार बनता ही रहता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन टॉपिक तो सेम रहते हैं। तो आपको टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। फंडामेंटल ड्यूटी होती है 10, इनको रट लो, अच्छे से याद कर लो। अगर आपको याद हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है, आपके क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम में कर लोगे। ऐसे राइट्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो गाइज इसको फटाफट से एक बार रीड करेंगे सभी लोग। एक बार हिंदी वाले मीडियम, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग हिंदी में एक बार रीड कर लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, यस, हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारे फंडामेंटल कर्तव्य है हमारा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यस, ये भी बोला गया है। फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू हिज और हर चाइल्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये ड्यूटी नहीं है, तो राइट्स बच्चों को दिया गया है, तो वो तो अलग ही हो गया। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स भी इसके बारे में बोला गया है कि मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे इंडिया में, जो भी हमारे धरोहर है पुरानी, उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो ABD ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लेते हैं कि कितनी होती हैं। गाइज आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बिकॉज इसमें ना सारी चीजें मेंशन है। नेशनल फ्लैग के बारे में भी बोला गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है हमें, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए भी बोला गया है। ये ना पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी होती थी, सुन लो ध्यान से। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पहले 10 हुआ करती थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई थी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी, 2002 की बात है, सन 2002 में बनाई गई थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। और ये जो है 86th अमेंडमेंट किया गया था। अभी हम वही तो डिस्कस कर रहे थे, 86th अमेंडमेंट जो बना था ना, वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। तो सन 2002 की बात है, जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी पेरेंट्स और गार्जियन हैं, टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड और वार्ड वाज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो जो 11th हमारा फंडामेंटल राइट है, वो एजुकेशन बच्चों को देने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करता है फ्रॉम दी पेरेंट और गार्जियन। तो 11th फंडामेंटल राइट जो ड्यूटी है उसमें ये बात जो है बोल दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर C भी आई थिंक इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज याद रखना कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल राइट को देखें तो हमारा आंसर ठीक था, ABD होना चाहिए। लेकिन 2002 में 11th ड्यूटी ऐड करके जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो भी अब इसका पार्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़ेंगे सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लोग भी पढ़ लो जल्दी से, ठीक है। अब वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो, वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक करके भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन में लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ थिंक टैंक।
तो गाइज यहाँ पर जो आपकी नीति आयोग है, आपको पता होगा इसके बारे में कि ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे काम करती है, प्लानिंग का काम है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन सी ऐसी बॉडी जो प्लानिंग करती है पूरे सेंट्रल लेवल पे, तो वो नीति आयोग है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके नीति आयोग बनाया गया था। तो यहाँ पर सी एंड डी इसका आंसर होना चाहिए, सो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए गाइस इसका, क्योंकि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो संविधान में इसको डाला गया, ना कभी पहले मेंशन था, ना इसको बाद में डाला गया, और ना ही इसके लिए कोई एक्ट बनाया गया। नीति आयोग कोई एक्ट नहीं है, आपने कभी भी नहीं लिखा होगा, देखा होगा कि नीति आयोग एक्ट करके लिखा ही नहीं है। इसका मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि जिसको विधानसभा ने, मतलब जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, इसमें इसका बिल पास किया गया है, बिल पास करने के बाद इसका एक्ट बनाया गया है, तो इसके ऊपर एक्ट नहीं बना है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, तो ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और डी इसलिए हो जाएगा बिकॉज इट इज ए थिंक टैंक, ये प्लानिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग इज ए पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंक टैंक का काम करती है, मतलब प्लानिंग करने का काम है पूरा का पूरा। स्टैब्लिश्ड विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय fostering the involvement of state government of India in the economic policy making process using a bottom up approach। तो गाइस याद रखना कि जो नीति आयोग है उसकी बॉटम अप अप्रोच है, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे पहले क्या होता है मैं बता दूं, प्लानिंग कमीशन जब था ना, प्लानिंग कमीशन के टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती थी कि भाई कौन सा रोड बनना है, कौन से स्टेट में स्कूल बनने हैं, कौन से स्टेट में यूनिवर्सिटी खुलवानी है, एम्स बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो ये जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, और वो काम जो है स्टेट में होना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन जब से नीति आयोग आई है तब से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई आप बताओ आपके यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे बिहार स्टेट है, वो कहते हैं हमें बिजली चाहिए, बिजली हमारे यहाँ नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे यहाँ पर हाईवे बनवा दो, ये प्रॉब्लम है। तो स्टेट बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भाई हमें ये हमारी स्टेट में रिक्वायरमेंट आ रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए प्लान करती है, नीति आयोग इसके लिए प्लान कर लेता है, फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, बिकॉज अगर आप खुद पूछोगे बीमार से कि भाई आपको बीमारी क्या है, तो बताएगा ना कि मुझे क्या बीमारी है, तो आप उस चीज़ का इलाज कर दोगे। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले इलाज ही कर देते, बस वो बीमारी नहीं पूछते थे, वो खुद ऑब्जर्व करते थे किस स्टेट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उस तरीके से जो है वो काम करते थे। लेकिन जो अब काम करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच पे काम किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बनाया कब गया था, 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। तो गाइस याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, कौन अध्यक्ष होते हैं इसके, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के जो है वो चेयरमैन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार
जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइज। अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।